कुमार ही सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हार के बाद ही कांग्रेस को ईवीएम में खोट दिखता है। और बिहार चुनाव के नतीजे देर रात तक आए और देर रात आए नतीजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दबंग बन के उभरी है। अगर मैं बिहार की भाषा में बात करूं तो सबसे बड़ा दल करीब करीब होते होते भारतीय जनता पार्टी रह गई, लेकिन 110 सीटों पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा, 74 पे जीती, जबकि आरजेडी 144 सीटों पे चुनाव लड़ा और 75 पे जीती। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बिहार चुनावों में बीजेपी की अगुवाई करने वाले बीजेपी के प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो थैंक यू। कोरोना को मात देकर आज आप हमारे बीच में हैं। कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे लिए आज का दिन दुगनी बधाई वाला दिन है, क्योंकि एक और आज ही मेरा टेस्ट भी निगेटिव आया है कोरोना का जी, और दूसरी ओर बिहार का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो मुझे लगता है कि इसके चलते मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिहार के रिजल्ट ने तो मेरा स्वास्थ्य और सुधार दिया है। जी, मतलब बिहार ने आपको कोविड में कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, यानी आप में ऊर्जा और ऑक्सीजन दोनों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ये कहना चाहिए मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए अब नतीजों पर आते हैं। बिहार के नतीजों में पूरा दिन ऊपर नीचे रहा। मैं खुद कल रात करीब करीब 2 बजे तक जागा रहा जब तक पूरे नतीजे आए, और आखिर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दबंग बन के निकली इन चुनावों के अंदर। जेडीयू थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन बीजेपी ने दिखाया कि वो अपने दम पर जेडीयू को बचा लाई, एनडीए को बचा लाई। क्या कहना चाहते हैं इस जीत पर? देखिए ये जो चुनाव है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में, बिहार सहित पूरे देश में विश्वास की जो एक लहर पैदा की है, उसका ये चुनाव था। देखिए कोरोना के संकट काल में, लॉकडाउन के संकट काल में पूरे देश में जब चुनौतियां थी, ऐसे समय कई सरकारें केवल केंद्र सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने में और बड़ी बड़ी बयानबाजी करने में जिस समय मशगूल थी, ऐसे समय गरीबों की चिंता आदरणीय मोदी जी ने की। गरीबों के घर में राशन पहुँचे, अनाज पहुँचे, उनको 2 पैसा मिले, माइग्रेटरी लेबर जो है उसको ठिकाना मिले, उसको खाने की सुध उसकी ली जाए, जो बाढ़ के कारण पीड़ित है उनको मदद मिले। ऐसी सारी चीज़ों की जो चिंता मोदी जी ने की, तो बिहार के और देश के गरीबों को ये लगा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो हमारी सुध लेते हैं, जो हमारे लिए राजनीति करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसका परिणाम ये बिहार के मतदान में हमको दिखा। और साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, इस पर तो चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक चीज़ का हमने और विचार करना चाहिए। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो नीतीश कुमार जी का चेहरा बेदाग है, जिस प्रकार से उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा, मुझे ऐसा लगता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो एक और मोदी जी के विश्वास की लहर और दूसरी ओर ये चेहरा, इन दोनों का ये फायदा है। लेकिन फडणवीस जी, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि इस बार नीतीश का चेहरा आपके लिए लायबिलिटी था, और नरेंद्र मोदी ने आपके लिए यानी एनडीए के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करा। जो सीटें जेडीयू की कम हो रही थी, उसको तो खींचा ही खींचा, बीजेपी की टैली को भी वो आगे बढ़ा के लेके गए। क्या आपको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट एक ग्रज था पब्लिक का, लेकिन वो बीजेपी को शासन में देखना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी 110 पे लड़ती है और 74 पे जीतती है? देखिए नहीं, बीजेपी के लिए ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल प्रो इनकम्बेंसी थी। लेकिन मैं ये नहीं मान्य करूंगा कि नीतीश जी का चेहरा कोई लायबिलिटी थी। देखिए 15 साल के बाद ज़रूर एक इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है, लेकिन वो इनकम्बेंसी का फैक्टर क्यों रुक पाया? मोदी जी की लहर में उस इनकम्बेंसी फैक्टर को हम इसलिए भी रोक पाए कि नीतीश जी का चेहरा बेदाग है, नीतीश जी ने काम किया है,
हाँ, कुछ अपेक्षाएं कम ज़्यादा रही होगी, लेकिन लोगों को ये लगता था कि ये चेहरा ठीक चेहरा है, और इसलिए हाँ ज़रूर मोदी जी की सुनामी के कारण, मोदी जी की लहर के कारण नीतीश जी को, जेडीयू को और हमारे अलायंस को फायदा हुआ, और जो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी थी उसको हम रोक पाए। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र में आप छोटे भाई होते थे, बड़े भाई बन गए, लेकिन उसके बाद जो है वो जो छोटा भाई हुआ उसको लगा कि अब मुझे अपने बड़े भाई को बदल लेना चाहिए, तो उसने 2 बड़े भाई बना लिए। लेकिन बिहार के अंदर अब आप बड़े भाई हैं, बीजेपी 74 सीटों के साथ बड़ा भाई है, और कई आपके नेता जो रीजनल जो वहां पर नेता है, एससी मोर्चे के अध्यक्ष हो या फिर आपके केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हो, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अब तो सीएम हमारा होना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश जी हर पिच पर बैटिंग कर सकते हैं, यानी वो केंद्र की पिच पर भी बैटिंग कर सकते हैं बतौर बिहार प्रभारी। आपको लगता है कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बात सुननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को, और इस बार सीएम बीजेपी का होना चाहिए उधर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में चुनाव से पहले ये कह दिया है कि अलायंस में किसकी कितनी सीटें आती है, इसके ऊपर फैसला नहीं होगा, फैसला हो चुका है। नीतीश जी अलायंस को लीड करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश जी रहेंगे। एक बार मोदी जी ने जो कह दिया वो अंतिम बात है, और इसलिए कोई किसी के मन में शंका रहने का कारण नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसी के अनुसार नीतीश जी ही हमारे अलायंस के उम्मीदवार रहेंगे। फडणवीस जी, लेकिन आपके पुराने सहयोगी शिवसेना को तो बड़ा शक है, वो कह रही है कि जीत तो गए हैं लेकिन नीतीश को सीएम बनाएंगे, वादा तो हमें भी किया था लेकिन बनाया नहीं था, तो उन्हें शक है आप पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी जो पुराने मित्र है शिवसेना, उनकी हालत ऐसी है, वो चित भी हो गए तो भी हमारी उंगली ऊपर है, ऐसी मुजोरी वो करते हैं। और उनकी हालत देखिए, वो तो चुनाव लड़े ना बिहार का, बड़ा अनाउंसमेंट किया, 50 सीटें शिवसेना लड़ेगी, उद्धव जी जाएंगे, आदित्य जी जाएंगे, संजय राउत जाएंगे। 23 सीटें लड़े, 23 जगह जमानत जब्त हो गई, नोटा जितने भी वोट उनको नहीं मिले। 0.05% वोट आई है। देखिए, महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, शिवसेना ने एक रिकॉर्ड बनाया। फडणवीस जी, शिवसेना ने एक रिकॉर्ड बनाया, जो कल तक रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के पास था, वो उनके खाते में आ गया है। वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड बनाया है, दे हैव मेड अ रिकॉर्ड। मैं आपका एक और जवाब देना चाहता हूं जी। महाराष्ट्र में उद्धव जी के सामने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बीजेपी का सीएम बनेगा, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी जिसको उन्होंने कभी नकारा नहीं था। इसलिए महाराष्ट्र में विश्वासघात हमने नहीं किया। महाराष्ट्र में विश्वासघात सत्ता के लिए अगर किसी ने किया तो वो शिवसेना ने किया। सत्ता के लिए उन्होंने हमको छोड़ा, वो दूसरे 2 लोगों के साथ गए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कभी विश्वासघात नहीं करती, न महाराष्ट्र में किया न बिहार में करेंगे। तो यानी नीतीश पक्के हैं और ये शिवसेना जो है वो अपना खेल खेलना चाह रही है, उसको लग रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने आज बोला कि नीतीश कुमार को एक अच्छे चाचा की तरह अपने भतीजे को सीएम बना देना चाहिए, यानी उनको कांग्रेस के साथ आ देना चाहिए। मतलब वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र रिपीट कर देना चाहिए नीतीश कुमार को, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना आपके साथ लड़ी। और वो रैली मैंने देखी थी जिसमें प्रधानमंत्री थे, जिसमें उद्धव ठाकरे थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने बोला कि जिस रैली में ये नारे लगे कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र होगा, वो रैली मैंने भी देखी थी। बिल्कुल आपकी बातें वो सत्य है, लेकिन दिग्विजय सिंह इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र रिपीट करना चाहिए, नीतीश को, चाचा को, भतीजे को सीएम बना देना चाहिए। अभी कुछ देर पहले न्यूज 18 से बातचीत में बोले हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो है वो देश के एक बड़े एंटरटेनर है जी। उनका अपना एक एंटरटेनमेंट चैनल चलता है, लोगों का मनोरंजन करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। बस उसी मनोरंजन की कड़ी का एक और मनोरंजन वाली बात उन्होंने ये कही है, वो कितने भी मन में ये सारी चीज़ें कह ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश जी हमारे साथ रहेंगे, नीतीश जी अगुवाई करेंगे, सीएम बनेंगे, बिहार में सरकार बनेगी। शरद पवार का बयान है, मैं बिल्कुल उनको कोट कर रहा हूं, बिहार चुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन अब यह साफ प्रतीत हो गया है कि बिहार में परिवर्तन का रास्ता खुल रहा है। बिहार चुनाव तेजस्वी बनाम बीजेपी था, तेजस्वी अकेले थे और उनके खिलाफ
बड़े सारे अनुभवी नेता एकजुट थे। इस बयान को आप कैसे पढ़ते हैं पॉलिटिकली? देखिए, उनकी भी हालत तो शिवसेना से कोई अलग नहीं है। वो भी वहां पर चुनाव लड़े, उन्होंने भी उम्मीदवार लड़ा है। पिछले बार उनका एक चुनकर आया था, इस बार उनके भी डिपॉजिट नहीं बचे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग जब बहुत करारी हार मिलती है तो उस हार में से कोई ना कोई सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे इनको फेस सेविंग मिले। तो ये सारी फेस सेविंग वाली बातें, ये बातों में कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आरजेडी तो बधाई देने के मूड में ही नहीं है, ना आपको, ना प्रधानमंत्री को, ना जेपी नड्डा को, ना नीतीश कुमार को। वो कह रही है कि लोकतंत्र का रात को गला घोट दिया गया है और वो तो धरने वगैरह, प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए ईवीएम में गड़बड़ हो गई है। उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है वो तो कहते हैं जैसे मंगल ग्रह पे सैटेलाइट ऑपरेट हो सकते हैं तो ईवीएम तो ब्लूटूथ से भी ऑपरेट हो सकती है। अगर झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी चुनकर आता है तो वहाँ का ईवीएम हैक प्रूफ है। वो दुनिया का और विश्व का सर्वश्रेष्ठ ईवीएम है। लेकिन बिहार में अगर वो हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है। मेरा आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मध्य प्रदेश में सरकार पलट गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी तरफ आ गए और अब तो वोटों की जो गिनती हुई, सीटें भी कल बीजेपी की धमाकेदार वहां पर आई। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में सरकार चलेगी। महाराष्ट्र में आपको स्थिति क्या दिखती है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये जो सरकार है ये बहुत ही जबरदस्त जोड़ तोड़ की सरकार है। कांग्रेस शिवसेना के साथ, शिवसेना कांग्रेस के साथ, एनसीपी उनके साथ, तो कहीं ना कहीं खींचम खाची। और जो नंबर 1 पार्टी है वो विपक्ष में बैठी है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि पीछे आपकी मुलाकात भी हुई थी संजय राउत से, बड़ी सारी अटकलें लगाई गई। नहीं, वो मुलाकात का इससे कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत साफ कहता हूं, हम कोई सरकार बनाने के लिए अभी बहुत लालयित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अपने बोझ से ये सरकार चरमराएगी, अपने बोझ से ये सरकार गिरेगी। और अब महाराष्ट्र में जितना अनरेस्ट इस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, विशेष रूप से किसानों में इतना भयानक अनरेस्ट है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसानों की दिवाली काली हो रही है। इतनी विपदा किसानों के ऊपर आने के बाद इस सरकार ने उनको कोई मदद नहीं की है। हम तो विपक्ष में बैठे, विपक्ष का रोल पूरी ताकत के साथ अदा कर रहे हैं और जब तक विपक्ष में है तब तक ताकत से विपक्षी भूमिका करेंगे। जिस दिन अपने बोझ से यह सरकार गिरेगी उस दिन अल्टरनेट सरकार देंगे। जी, लेकिन क्या आपको लगता है वो बोझ, क्योंकि अब काफी समय हो गया इस सरकार को, क्या आपको लगता है ये बोझ 5 साल वो ले पाएंगे या उससे पहले कुछ होगा? टाइमलाइन मुझे लगता नहीं कि ऐसा बोझ 5 साल कोई ढो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की या देश की अगर हम राजनीति का इतिहास देखें तो कहीं पर भी ऐसी सरकारें साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई, कहीं पर भी नहीं, चल ही नहीं सकती है। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, ये अपने बोझ से गिरेगी। क्योंकि कई सारे व्यक्तिगत मामले भी आए, कंगना रनौत हो खास तौर पर, और भी कई सारे मामले आए, उन पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? नहीं, देखिए, एक तो इस सरकार में फ्रीडम ऑफ स्पीच बचा नहीं है। बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है, जो लोग सरकार के खिलाफ लिखते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, जो लोग सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हैं उनको जेल में डाला जाता है। एक अघोषित इमरजेंसी इस सरकार ने बिल्कुल लगाई हुई है। और ऐसे समय जब सत्ता इतनी निरंकुश हो जाती है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। इन निरंकुश सत्ता की ओर जा रहा है, इनका पतन जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरी में मेरा सवाल होगा, चिराग पासवान आइडिया किसका था? आपका था, अमित शाह जी का था, जेपी नड्डा जी का था? किसका था आइडिया चिराग पासवान को अलग से प्रोपोगेट करने का? देखिए, चिराग पासवान का खुद का आइडिया था जो गलत था और वो गलत सिद्ध हो गया और उसके कारण उनका भी व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ। केंद्र में आपके साथ है चिराग पासवान, मंत्री बनेंगे अब? हाँ, अभी तक तो है, क्योंकि पासवान जी का हम बहुत आदर करते हैं। रामविलास जी हमारे बहुत सुलझे हुए और बड़े नेता रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी भी वो हमारे साथ में है। लेकिन अब आगे का भविष्य तो अब सारी चर्चाओं के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस, थैंक यू सो मच एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू यू कि आपकी अगुवाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करी। आप प्रभारी थे, हालांकि पार्टी का पूरा साथ था। थैंक यू सो मच। देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
और इस वक्त की इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में मिली जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। दिल्ली के